जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा है वो है मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी। इसमें ऐप एंड पोर्टल में करवा रहा हूँ। याद रखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके करंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं। इस टॉपिक के अंदर मेजर डेवलपमेंट मतलब जो भी डेवलपमेंट हुई है फील्ड ऑफ आईटी, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। वो कोई डेट पूछ सकता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट पूछ सकता है उस पॉइंट से रिलेटेड। तो मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट छोड़ूं, तो रोज के मैं 10-15 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, तो उनको भी आपको तैयार करना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वही अगर आपका डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। 1 मिनट आपके लिए है, उसके बाद मैं अपने टॉपिक के ऊपर चलूंगा। 1 घंटे तक आपको ढंग से पढ़ना है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने काफी पोर्टल आपको समझाए थे, कौन कौन से पोर्टल है, क्या काम है। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके तुरंत याद हो जाए। आईटी वाली दक्ष बुक सही है क्या? बिल्कुल सही है। दक्ष की अधिकतर बुक सही आती है। सर एलटी वाले भी पढ़े क्या? इसको देखिए, इसको पढ़ सकते हैं एलटी वाले, क्योंकि आता है। बस राजस्थान का कुछ पॉइंट आए बीच में तो उनको छोड़ सकते हो आप, है ना। बाकी पढ़ सकते हो। बाकी एलटी स्पेशल क्लासेस चलेगी जब एलटी की वैकेंसी आ जाएगी। अभी आईए को फोकस कर रहे हैं अपन, कंप्यूटर टीचर को फोकस कर रहे हैं, आईए को फोकस कर रहे हैं। चलिए, खूब बातें हो गई। सर जयपुर में ब्रांच कब खोलोगे? भाई जरूरत ही नहीं जयपुर में ब्रांच खोलने की, बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्यादा कोई अंतर नहीं है बच्चों। अच्छा पढ़ाया जाता है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर भी हो, और कंटिन्यूस पढ़िए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। पहले कोर्स को पढ़ो, फिर रिवीजन को पढ़ो, फिर 100% आएगा उसको पढ़ो। 2024 का कंटेंट जरूर देखो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ कवर करा दिया गया है। ठीक है। सर टीओसी की क्लास कब लोगे? लेंगे टीओसी की क्लास। टीओसी की क्लास लेंगे। कुछ क्लास हुई थी उसकी, उसके बाद ब्रेक हो गया था दीपावली का, तो वापस लेंगे। सर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स तो नहीं आएंगे ना? बना रहे हैं कुछ बच्चे, मैं डलवा दूंगा। ठीक है। चलिए अब बातें नहीं करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर वापस अपन थ्योरी पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इनको अपन करने के बाद फिर अपन थ्योरी के ऊपर चलेंगे। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। वाईफाई के जनक कौन है? पहले आप आंसर दीजिए। तो बच्चों याद रखिए वाईफाई के जनक कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो वाईफाई के जनक कौन है, दिमाग में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वाईफाई के जनक कौन है? तो वेक्टर हयास। क्लियर? ये आपको याद रखना है। एक दो बार बोल दीजिए अपने मन के अंदर कि वाईफाई के जनक कौन है। तो वाईफाई के जनक है विक्टर हयास। विक्टर हयास ये वाईफाई के जनक है। वाईफाई कब आया? 1997 में आया। वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है सबको पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो वाईफाई का होता है 802.11। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है। और वाईफाई कब डेवलप हुआ था? 1997 के अंदर डेवलप हुआ था। क्लियर? और हयास याद रखना बच्चों। वाईफाई और लाईफाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वाईफाई का विक्टर, विक्टर हयास। क्लियर? एलन ट्यूरिंग आप सबको पता है। एलन ट्यूरिंग कौन है? कंप्यूटर साइंस के जनक है। एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग मशीन बनाई थी इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नापने के लिए। जा पर्सन कौन है? तो सबको पता है जा पर्सन कौन है बच्चों। ब्लूटूथ के जनक है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ बनाया था। ब्लूटूथ बनाया था किसने? जा पर्सन ने। कब बनाया था? 1994 के अंदर बनाया था। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन बनाई थी बच्चों। और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आ जाता है इसके ऊपर। दूसरा है बच्चों, एलन ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नापने की मशीन बनाई थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नापने का कंसेप्ट किसने दिया था? नापने का कंसेप्ट दिया था किसने? एलन ट्यूरिंग ने। क्लियर? हेराल्ड हास कौन है? तो हेराल्ड हास बच्चों जिसने लाईफाई को डेवलप किया था। लाईफाई कब आया था? 2011 में आया था। तो याद रखिए विक्टर, विक्टर वर्ड आए तो वाईफाई है। हेराल्ड हास आए तो लाईफाई है। ये पॉइंट याद रखना। जा पर्सन कौन है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? तो ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड है IEEE 802.15.1। यही आपको याद रखना है। क्लियर?
ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। वाईफाई के ऊपर क्वेश्चन आया है, लाईफाई के ऊपर क्वेश्चन आया है। लाईफाई थोड़ा सस्ता होता है, सबको पता है, वाईफाई थोड़ा महंगा होता है। क्लियर है बच्चों? लाईफाई लाइट के ऊपर काम करता है, वाईफाई मीडियम के ऊपर काम करता है, एयर के सिद्धांत पे काम करता है। ये एयर, इसके लिए आपको एयर मीडियम चाहिए। इसके अंदर आपको लाइट फिडिलिटी होती है, लाईफाई लाइट फिडिलिटी होती है। वाईफाई क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी होती है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये हमारे पूरा क्लियर है। लाईफाई फॉर लॉन्ग रेंज इन रूरल एरिया फॉर ग्रेटर बैंडविड्थ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी रूरल एरिया की जगह इसको अपन ये बोल सकते हैं पहाड़ी एरिया के लिए, जहां पर बच्चों मीडियम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो मीडियम जहां कमजोर पड़ जाता है तो वहां पर वाईफाई काम नहीं कर पाता, क्योंकि पहाड़ ऊपर की तरफ जाएंगे, वायुमंडल थोड़ा विरल होता जाएगा, विरल होता जाएगा, तो वाईफाई कम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो जब पहाड़ी इलाके होते हैं, जो रूरल एरिया जो होते हैं, वहां पर क्या करना है अपन को? लाईफाई को सेटअप किया जा रहा है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। यूएसबी अजय भट्ट, बिल्कुल सही है, यूएसबी अजय भट्ट सही कह रहे हो प्रिंस। यूएसबी जो डेवलप किया था, यूएसबी क्या होता है? पहले क्या होता था, कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट होते थे, आजकल ऐसी डिवाइसेज बन गई जो यूएसबी पोर्ट को रखती है, जो यूनिवर्सल पोर्ट है, यूनिवर्सल पोर्ट है बच्चों। और ये अजय भट्ट ने बनाया था। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है। इसके अलावा बच्चों आपका कीबोर्ड है, माउस है, इन सबके जो पोर्ट होते थे वो अलग शेप के होते थे और अलग सिद्धांत के अकॉर्डिंग फॉलो करते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल पोर्ट बनाया एक, जिसको यूएसबी कहा जाता है। तो यूएसबी किसने बनाया? अजय भट्ट ने बनाया है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना होगा। 802.11 एसी वाईफाई, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाती है इनकी। तो जो वाईफाई है वो दो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कि आपको पता होना चाहिए। वाईफाई दो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। 802 वाईफाई 802.11 है ना, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। और जो बच्चों कुछ वाईफाई ऐसे हैं इसी स्टैंडर्ड में जो 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जो ब्लूटूथ है बच्चों वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है केवल। क्लियर? तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना। ये मैंने सब कुछ पढ़ा रखे हैं, यहाँ पर पढ़ाने बैठेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। पूरे वीडियो आप देखिए, कोर्स का देखिए, रिविजन का देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा हो, सब मैंने करा दिया, किसी बुक की कोई जरूरत ही नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का सेकंड क्वेश्चन, लाईफाई का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों हेराल्डास, अभी जस्ट बताया था, हेराल्डास लाईफाई का जनक है। लाईफाई 2011 में आई है बच्चों। लाईफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडिलिटी। लाइट फिडिलिटी मतलब लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन। लाइट फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी। क्लियर है बच्चों? लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन। तो इसमें जो बल्ब काम में लेते हैं वो आप सबको पता है, लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं। नॉर्मल बल्ब नहीं होते, लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं। इनके यूज, इनके थ्रू क्या होता है, जैसे डिजिटल सिग्नल है, तो जो आपके डिजिटल सिग्नल है वो किस में डाले जाते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर डाले जाते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर जैसे ही डाला जाता है ये लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लाइट को पास किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। फिर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फोटो डायोड होते हैं, फोटो डायोड जो इन लाइट को लेते हैं, ये फोटो डायोड बनते हैं बच्चों, फोटो डायोड। फोटो डायोड ये लाइट को लेते हैं, डायोड, फोटो डायोड ये लाइट को लेते हैं और फिर करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस सिद्धांत के ऊपर जो काम करती है उनको कहते हैं अपन लाईफाई। लेकिन अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को केवल फुल फॉर्म याद रखनी है, लाइट फिडिलिटी। पहाड़ी इलाकों में लाईफाई के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन होता है। जो डेटा का संचरण होता है वो एज ए लाइट के फॉर्मेट में होता है। बच्चों जो आपकी लाइट होती है ना, प्रकाश, जिसको अपन दृश्य प्रकाश कहते हैं, प्रकाश की जब बात आती है तो प्रकाश जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है 3.75, 3.75 से लगा के इसका जस्ट दुगुना कर दीजिए आप, लगभग लगभग 7.8 के आसपास, 7.8 के आसपास या 7.5 ले लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, 7.5 ले लीजिए, ऐसे 7.8 चलेगा। नैनोमीटर, नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है। किसकी वेवलेंथ होती है? प्रकाश की। प्रकाश आप सबको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं। मैंने खूब सारा पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के ऊपर, और मैंने कहा था इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चर्चा चल रही है तो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बच्चों? ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोल दीजिए, वेव बोल दीजिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोल दीजिए। तो मैंने आपको कहा था जिनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी होती है? रेडियो। रेडियो के बाद बच्चों, रेडियो वेव के बाद आती है आपकी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है।
माइक्रोवेव के बाद आती है आपकी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। तो बच्चों ये है आपके जो डेटा है उसको लेके जाने के लिए, ये जो डेटा जाते हैं ये एज ए सिग्नल जाते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर इंफ्रारेड के बाद बच्चों आपकी आती है अल्ट्रावायलेट यूवी। फिर आती है बच्चों आपकी प्रकाश किरणें। तो ये जो लाइफाई है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, लाइफाई। क्लियर, यूवी, अल्ट्रावायलेट, फिर प्रकाश किरणें आती है, फिर आपकी एक्स किरणें आती है, फिर गामा किरणें आती है, एक्स किरणें आती है, फिर गामा किरणें आती है, एक्स किरणें, फिर गामा किरणें आती है, गामा किरणें आती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना इनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये याद रखना बच्चों, इनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये याद रखना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जो आपका वाईफाई है, अपन वाईफाई की जो बातें करते हैं तो वाईफाई इनके ऊपर काम करता है और लाईफाई इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो याद रखिए लाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाईफाई की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, लेकिन इनमें आपको मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, पास होने के लिए एयर की जरूरत होती है, लेकिन इनको पास होने के लिए आपको एयर की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्लियर, याद रखिए, आप सबको पता है निर्वात में भी चलते हैं और निर्वात में देखा जाए तो इन सबकी गति सेम ही होती है, निर्वात में सभी की गति सेम होती है, निर्वात में सभी की गति सेम होती है, सभी की गति सेम होती है, सभी की गति सेम होती है, सभी की गति सेम होती है। क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड देखिए सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। ये आपका यूनिडायरेक्शनल है, ये ओमनी डायरेक्शनल है। क्लियर, ये सिद्धांत ही अलग हो गए, ये पूरे सिद्धांत ही अलग हो गए। ये किरणें बहुत मोटी होती है इसलिए शरीर के लिए हानिकारक होती है, ये किरणें पतली होती है इसलिए दीवारों को क्रॉस कर जाती है, ये दीवारों को क्रॉस कर जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने वाली किरणें कौन सी होती है, रेडियो वेव होती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। हाँ, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एक बच्चा पूछ रहा है सर एलईडी क्या होता है, तो एलईडी डायोड होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का। तो जब इनको करंट दी जाती है, इनपुट में करंट दी जाती है, तो बच्चों जब करंट देते हैं अपन, विद्युत देते हैं इनको, तो विद्युत देते हैं तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और इसी प्रकाश को दूसरी तक पहुंचा दिया जाता है। प्रकाश की स्पीड काफी ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर, प्रकाश की ये स्पीड है, इसलिए प्रकाश की स्पीड से ये कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर, लेकिन बच्चों याद रखिए कन्वर्जन में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए लाईफाई को ज्यादा यूज नहीं करके अपन वाईफाई को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जहां मीडियम कमजोर होता है वहां पर वाईफाई इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, तो वहां पर लाईफाई को यूज करते हैं। क्लियर सर, ब्लूटूथ पेन में आता है और आपने बताया कि पेन में स्पीड सबसे फास्ट होती है, लेकिन जब ब्लूटूथ से कोई फाइल ट्रांसफर की जाती है तो बहुत स्लो होती है। देखिए जो पेन होता है, ब्लूटूथ की अगर बात करें कि स्पीड वाईफाई से कम होती है या ज्यादा होती है, तो ब्लूटूथ की स्पीड कम होती है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए कि ब्लूटूथ की स्पीड कम होती है। लेकिन पेन के अंदर केवल ब्लूटूथ ही नहीं आता है बच्चों, पेन के अंदर तो हजारों तरीके की टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन बात जब ब्लूटूथ की आएगी तो ब्लूटूथ इज स्लोअर देन वाईफाई। क्लियर, लेकिन अगर वो ये पूछे पेन ज्यादा स्पीड का है या लेन ज्यादा स्पीड का है, तो पेन शॉर्ट नेटवर्क है। पेन का मतलब यही नहीं कि ब्लूटूथ ही आ गया, आप वायर्ड पेन भी बना सकते हो, जैसे कंप्यूटर को आप मोबाइल से जोड़ देते हो वो भी पेन ही बनता है। क्लियर है बच्चों, तो पेन कोई जरूरी नहीं है कि ब्लूटूथ ही पेन होता है, पेन में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है। क्लियर है, तो याद रखिए पेन की ज्यादा स्पीड होती है लेन से। अगर वो ये पूछे कि किसकी स्पीड ज्यादा है, पेन की या लेन की, तो पेन की देना। और अगर वो ये पूछे ब्लूटूथ और वाईफाई में से स्पीड ज्यादा किसकी है, तो ब्लूटूथ की स्पीड कम है, वाईफाई की स्पीड ज्यादा है। क्लियर, प्रिंस शर्मा आप क्लियर हो गया आपके टॉपिक, क्या ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। पेन की स्पीड ज्यादा है लेन से, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लूटूथ की स्पीड ज्यादा है वाईफाई से, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर, क्योंकि पेन के अंदर कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है, पेन के अंदर बहुत सारी आती है। पेन का मतलब डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, आपकी जो डिवाइस है उसको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ये पेन है। क्लियर, डिवाइसेज का जो कनेक्शन है आपको पता है, पेन है, ब्लूटूथ है, पिकोनेट है, स्कैटरनेट है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा आपको। तो एक बार उनको जरूर देखना, भूल जाते हो आप बार बार, तो शॉर्ट नोट्स बना लो, आपके तुरंत फटाफट पता चल जाएगा।
तो ये बच्चों अभी तक 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। याद रखिए, इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेडियो वेव दूर तक जाती है, प्रकाश की किरणें थोड़ा पास पास रहती है। तो बच्चों प्रकाश की जो किरणें होती है बच्चों, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। और किस रेंज की होती है, याद रखना, लाइफ टाइम में जो रेंज होती है वो 3.75 मीटर से जस्ट दुगुना कर देना। ये नैनोमीटर है, ध्यान रखना, नैनोमीटर। तो 3.75 नैनोमीटर से 7.8 नैनोमीटर तक होती है, ये अप्रोक्सीमेट होती है, ध्यान रखिए। एक चीज मैं और बता देता हूं जो बार बार क्वेश्चन आता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो क्यों, क्योंकि रेडियो वेव, फिर होती है माइक्रोवेव, 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 और एक होती है बच्चों इंफ्रारेड। इनके ऊपर डेटा का संचरण होता है, इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड की बात करें तो रिमोट में देखते हो आप, इंफ्रारेड की बात करते हैं तो रिमोट में देखते हो आप। अच्छा, माइक्रोवेव की अगर अपन बात करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर देखते हो आप, या फिर सिटी का कोई नेटवर्क बनाना है तो उसके अंदर भी देखते हो आप। रेडियो वेव की बात करें तो टेलीविजन है, टेलीफोन है, इन सब के अंदर सैटेलाइट है, इन सब के अंदर रेडियो वेव मूवमेंट करती है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है रेडियो वेव है। तो बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो 3 किलो हर्ट्ज से लगा के 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 1 गीगा हर्ट्ज तक ये होती है। और ये 1 गीगा हर्ट्ज से लगा के 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और ये 300 गीगा हर्ट्ज से लगा के बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी 400 टेरा हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, मोटे कान है और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे टेलीविजन है, रेडियो है, एफएम है, क्लियर, एफएम है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस देख लेना जिसमें भी ये रेडियो है, रिमोट है, सेंसर है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, वो इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ भी इंफ्रारेड का एक एग्जांपल है, माइक्रोवेव ओवन है, या फिर आपको वायरलेस अगर आपको लैन बनानी है थोड़ी बड़ी तो माइक्रोवेव यूज करते हैं। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी बदलते रहो, टोनर से उसी तरीके की रेंज निकलती रहती है। क्लियर? तो याद रखिए जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर अगर इस बीच में फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हो तो रेडियो वेव है, उनकी डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस से इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी। ट्यूनर को जैसे जैसे अपन घुमाते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी तो डिस्टेंस शॉर्ट होती जाएगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी तो बहुत कम कम्युनिकेशन हो पाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है बच्चों? स्कैटरनेट ग्रुप ऑफ पिकोनेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल एक स्कैटरनेट में मैक्सिमम 10 पिकोनेट हो सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चों, ये याद रखना। ओमनी डायरेक्शनल रेडियो वेव होती है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। भारत में एआई का जनक, अभी तक 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। वाईफाई का जनक कौन है? अब बच्चों धीरे धीरे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो भारत में वाईफाई का जनक विक्टर हयास है, ये याद रखना बच्चों, विक्टर वर्ड याद रखना, विक्टर है ना, काम हो जाएगा, वाईफाई विक्टर, ठीक है। और वाईफाई कब आया था? तो ये भी 97 में आया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, लाईफाई का जनक कौन है? लाईफाई का जनक कौन है? तो हेराल्ड हास है। तो लाईफाई के ऊपर क्वेश्चन आ चुका, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एआई का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में राज रेड्डी को एआई का जनक माना जाता है। भारत में राज रेड्डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक ये है। लेकिन अगर कोई कहे जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहते हैं, बच्चों दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, भारत में अलग है और जॉन मैकार्थी क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? अगर ये क्वेश्चन आए जनक कौन है, तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। तो आपको आंसर देना है जॉन मैकार्थी। लेकिन भारत में एआई का जनक कौन है? तो आंसर देना है राज रेड्डी। तो नाम याद रह जाएगा, राज रेड्डी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। सन 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया? तो बच्चों 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का तो अभी मिला नहीं, लेकिन 2022 का मिल गया।
तो 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है? ट्यूरिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो बच्चों कंप्यूटर के फील्ड में कोई अच्छा काम करता है तो उसको ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों ट्यूरिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ट्यूरिंग अवार्ड तो कंप्यूटर के फील्ड में कोई अच्छा काम करता है या सूचना के फील्ड में कोई अच्छा काम करता है तो उसको ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन यही है कि ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया? तो बच्चों ट्यूरिंग अवार्ड 2022 का दिया गया है मेटकाफ को। बच्चों रॉबर्ट मेटकाफ। क्लियर? ये वर्ड याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने इथरनेट की खोज की थी। इथरनेट का कंसेप्ट इसी ने दिया था। इथरनेट क्या होता है? वायर्ड लेन को कहते हैं। जो वायर्ड लेन है उसी को अपन क्या कहते हैं? इथरनेट कहते हैं। और बच्चों उसने बोला था एनआईसी कार्ड लगाइए और हार्डवेयर डिवाइस लगेगी एक एनआईसी कार्ड, और कंप्यूटर को आपस में उस एनआईसी कार्ड से जोड़ दीजिए तो वो आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। यही इथरनेट का कंसेप्ट है। तो बच्चों रॉबर्ट मेटकाफ इसने इथरनेट बनाया था। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। तो 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों? दिक्कत आ रही है क्या? वो चेक कर। एक मिनट रुकना बच्चों, कुछ दिक्कत आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये कब दिया गया है? इथरनेट की खोज इसी ने की थी। इथरनेट की खोज इसी ने की थी। किसने? इथरनेट की खोज किसने की थी? मेटकाफ ने की थी। मेटकाफ ने इथरनेट की खोज की थी। कब की थी इथरनेट की खोज? 1976 के अंदर इथरनेट की खोज की थी। क्लियर? इतना याद रखना। इसको वायर्ड लैन कहते हैं। एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड के थ्रू जब कंप्यूटर जुड़ता है, क्लियर है बच्चों, वही इथरनेट है देखा जाए तो। बच्चों एक बच्चा कह रहा है सर 30 अप्रैल 2023 को दिया था। बिल्कुल 30 अप्रैल 2023, अप्रैल का महीना एंड था 2023 में, लेकिन ये अवार्ड कौन सा मिला था? तो ये अवार्ड मिला था 2022 का। क्लियर? और अब 2023 का अभी तक दिया नहीं गया। तो ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस के फील्ड में दिया जाता है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, यहां तक का क्लियर है क्या? यहां तक का क्लियर है क्या? यहां तक का क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। इथरनेट की खोज 1976 में हुई थी। इथरनेट का क्या कंसेप्ट है? वायर्ड लेन को इथरनेट कहते हैं। एनआईसी कार्ड या एनएसी कार्ड या फिर फिजिकल एड्रेस के थ्रू, फिजिकल एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? और बच्चों याद रखना ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया था? मेटकाफ को दिया गया था 30 अप्रैल 2023 को। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन अभी आया था इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। 30 अप्रैल 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है मेटकाफ, रॉबर्ट मेटकाफ। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको याद भी होगा। डेगस एंगलबर्ट, इसने क्या बनाया था? इसने माउस को डेवलप किया था। तो ये माउस का है। रॉबर्ट मेटकाफ इसने इथरनेट बनाया था। इथरनेट यानी वायर्ड लेन बनाया था। बच्चों ये जो है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर इसने कीबोर्ड डेवलप किया था। तो कीबोर्ड का जो कंसेप्ट है वो इसी ने दिया था। और कीबोर्ड जब आएगा तो आस्की कोड को नहीं भूल सकते आप। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों ये अंशी ने डेवलप किया है। कौन सा? ये आस्की कोड अंशी ने डेवलप किया है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है। और डेविड बॉक्स, पता नहीं होगा कोई ना कोई, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है।
ये डगलस एंजल बर्ट कई बार आ चुका है, एंजल बर्ट कई बार आ चुका है, रॉबर्ट मेटकाफ कई बार आ चुका है, इथरनेट, और क्रिस्टोफर लेथम सोल ये भी कई बार आ चुका है। क्लियर? तो इनको रट लीजिए। ये देखिए मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी का पार्ट है, तो इसमें एमसीक्यू से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके, बाकी मैं थ्योरी ले ही रहा हूं साथ साथ। इथरनेट का जनक किसको माना जाता है? तो याद रखिए रॉबर्ट मेटकाफ को इथरनेट का जनक कहा जाता है। कब डेवलप किया था इसने? 1976 में इसको डेवलप किया था। इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? IEEE 802.3, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है बच्चों? एलन ट्यूरिंग को, ये तो आपको सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब ये भी याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोले तो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, कंप्यूटर साइंस कहते हैं, कंप्यूटर साइंस कहते हैं, या फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं, जो वो जॉन मैकार्थी को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, साइंस भी कहते हैं। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ ही गया होगा। रॉबर्ट नोइस ये कौन है? तो रॉबर्ट नोइस के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। रॉबर्ट नोइस कौन है? रॉबर्ट नोइस आईसी चिप बनाई थी इसने जैक किल्बी के साथ मिलकर। क्लियर है? जैक किल्बी, जैक किल्बी के साथ मिलकर इसने आईसी चिप बनाई थी, आईसी चिप बनाई थी। क्लियर? आईसी चिप बनाई थी जैक किल्बी। आईसी चिप कौन सी जनरेशन में लगी है? तो ये थर्ड जनरेशन में लगी है। थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर बनते थे, प्रोसेसर तो नहीं बोल सकते उनको, जो यूनिट बनती थी प्रोसेसिंग यूनिट, वो आईसी से बनती थी। तो जैक किल्बी प्लस रॉबर्ट नोइस, इन दोनों ने मिलकर आईसी चिप बनाई थी। क्लियर? ये दोनों ने मिलकर क्या बनाई थी? आईसी चिप। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये कब बनाई थी? तो 1959 के आसपास बनाई थी, 1959 के आसपास बनाई थी। ट्रांजिस्टर 47 में बना था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर 802.3 बिल्कुल इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड है। रॉबर्ट नोइस आईसी चिप, बिल्कुल सही कह रहा है वत्सल, थर्ड जनरेशन। वेरी गुड। क्लियर? अच्छी तैयारी है आपकी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस वर्ड आए तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। रॉबर्ट मेटकाफ बच्चों ये इथरनेट के जनक है। क्लियर? और रॉबर्ट नोइस एंड जैक किल्बी ये आईसी के जनक है। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, कोई एक दो बार नहीं, कई बार आ चुका है। क्लियर? आप इसको तैयार कीजिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हाँ जी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई है। इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे इंटरनेट कब आया, तो इंटरनेट कब आया? तो इंटरनेट आया आपका, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई 1969 के अंदर हुई। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट, तो फादर ऑफ इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो विंड सर्फ को कहते हैं। किसको कहते हैं? विंड सर्फ। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? फादर ऑफ इंटरनेट बोले तो विंड सर्फ। इंटरनेट कब आया? तो इंटरनेट कब आया? तो बच्चों 1969। भारत में इंटरनेट कब आया? तो देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1995 के अंदर आया। क्लियर? 47 की जगह याद रखना 95 में। ये क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट प्राइवेट आईएसपी सत्यम इन्फो, बिल्कुल सही है। आईएसपी प्रोवाइडर कौन था? अभी तो बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर है, लेकिन बच्चों फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तुमको अगर नॉलेज है तो बताया करो, तुमको नॉलेज है तो बताया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रुक जाती है। अर्पानेट फर्स्ट इंटरनेट है। वेरी गुड, फर्स्ट इंटरनेट अर्पानेट को कहते हैं, जो ड्रपा ने बनाया था। क्लियर? मैं लिख देता हूं। फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर, आईएसपी प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, प्रोवाइडर है ना, वो कौन है? सत्यम, सत्यम इन्फो, सत्यम इन्फो, सत्यम इन्फो। आज तो बच्चों आईएसपी प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, बहुत सारे हैं। लेकिन उस समय सबसे पहला आईएसपी प्रोवाइडर कौन था? जब 95 के अंदर आपका इंटरनेट आया था, तो कोई ना कोई आईएसपी प्रोवाइडर तो चाहिए था बच्चों। तो कौन था? सत्यम इन्फो। फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर सत्यम इन्फो है।
एक बच्चा और कह रहा है सर फर्स्ट इंटरनेट कौन सा था? तो फर्स्ट इंटरनेट कौन सा था दुनिया का? फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड कौन सा था? अर्पानेट। कौन सा था? अर्पानेट। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे यहां से। कौन सा था? अर्पानेट। क्लियर? अर्पानेट पहला नेटवर्क था दुनिया का। इसको आप लेन भी बोल सकते हो, इसको आप इंटरनेट भी बोल सकते हो। क्लियर? दोनों चीज है। फर्स्ट लेन आए तो भी अर्पानेट ही लगाते हैं, फर्स्ट इंटरनेट आए तो भी अर्पानेट ही लगाते हैं। अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। रिसर्च ई का मतलब प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये अर्पानेट किसने बनाया था? तो ये डरपा ने बनाया था। डरपा ने बनाया था। बनाया क्या बनाया डरपा ने? तो डरपा ने अर्पानेट बनाया। अभी डरपा क्या है? तो डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। क्लियर? अब ये कहाँ है? ये प्रोजेक्ट एजेंसी कहाँ है? ये कहाँ रिसर्च करती है? कहाँ है? ये डीओडी में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है अमेरिका में। तो अमेरिका का याद रखना बच्चों, अमेरिका कंट्री है ना बच्चों, उसका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उसके अंदर, उस डीओडी के अंदर बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। उनमें से एक डरपा भी है जो डिफेंस के ऊपर रिसर्च करती है। उसने पहला अर्पानेट बनाया। अर्पानेट बोलो या पहला इंटरनेट बोलो। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। और पहला इंटरनेट कब बनाया? तो बच्चों 1969 के अंदर बनाया। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड अर्पानेट है जो 1969 में बनाया गया। क्लियर? सर दुनिया का कौन सा है? तो द वर्ल्ड। सही है अजय सिंह। क्लियर है? दुनिया का पहला आईएसपी प्रोवाइडर द वर्ल्ड है। मैंने सब करवा रखे हैं आपको। क्लियर? दुनिया का पहला दुनिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर, दुनिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर कौन सा है? प्रोवाइडर कौन है? तो बच्चों द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड एक कंपनी का नाम है जो बच्चों जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन काम करती है वही काम करती है। और इंडिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर, तो इंडिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर कौन है? तो इंडिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर है सत्यम इन्फो। ये घोटाले में पकड़ी गई थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सत्यम इन्फो। क्लियर? और अगर इंडिया का फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर की जगह प्राइवेट आईएसपी प्रोवाइडर पूछे तो भी सत्यम इन्फो। क्लियर? ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। बीएसएनएल का मतलब क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। और वीएसएनएल होता है बच्चों विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्लियर? एक दो बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? बीएसएनएल इनकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो ना आप? तो ये सरकारी कंपनी है बच्चों। बीएसएनएल आईएसपी प्रोवाइडर है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और वीएसएनएल का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्लियर? अगर कोई पूछे इंडिया में फर्स्ट आईएसपी प्रोवाइडर जो सरकारी था, तो याद रखना वो एमटीएनएल था। क्लियर? सरकारी था वो एमटीएनएल था। क्लियर? कर इतना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको द वर्ल्ड याद रखना है, आपको सत्यम इन्फो याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अपन आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे भी। थोड़ी सी स्पीड भी रखो। लिखना है क्या बीएसएनएल और वीएसएनएल की फुल फॉर्म? बाकी इतना तो याद होना ही चाहिए बच्चों, फिर क्या मतलब है। भारत संचार निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्लियर? चलिए, आईटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो आईटी एक्ट की शुरुआत 17 अक्टूबर 2000 में हुई थी। ये रट लेना, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, कई बार आ चुका है बच्चों। आईटी एक्ट क्या है कि इससे पहले क्या होता था बच्चों, आईटी के ऊपर जितने भी काम हो रहे थे, मतलब कुछ इलीगल या मेल फंक्शनिंग हो रही थी, तो कोई सजा नहीं हो पा रही थी। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए, कोई सजा नहीं हो पा रही थी तो क्या हो गया, लोग परेशान हो गए।
धोखाधड़ी हो रही थी, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही थी, कोई सजा नहीं हो पा रही थी, तो पहली बार आईटी एक्ट आया और बच्चों उसकी शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 2000। और याद रखना इसका अमेंडमेंट बिल कब आया, तो वो आया 2008। अमेंडमेंट मतलब इसमें सुधार किए गए, इसको और इंप्रूवमेंट किया गया, तो वो आया 27 अक्टूबर 2008। क्लियर? तो याद रखना वो आया 27 अक्टूबर 2008। याद रखना बच्चों, ये 8 साल बढ़ गया, ये 10 दिन बढ़ गया। क्लियर? तो ये अमेंडमेंट बिल है, संशोधन बिल है, संशोधन बिल है, अमेंडमेंट बिल है, संशोधन बिल आया या इंप्रूवमेंट बिल आया। कब आया? तो 27 अक्टूबर 2008। क्लियर? इट एक्ट अमेंडमेंट इन, हाँ बिल्कुल सही है, 2008। ये आईटी एक्ट इंडिया का या वर्ल्ड का है सर जी? अरे भाई इंडिया का है, ये इंडिया का है, वर्ल्ड से इसका क्या लेना देना है? ये इंडिया का है ना। इंडिया में आईटी एक्ट की शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 2000। इतना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है आपको। और इसका संशोधन बिल आया 27 अक्टूबर 2008। क्लियर? ये रट लेना। हाँ जी, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले क्या हो रहा था, तुम गाली क्लोज करो ऑनलाइन, उसको मानते नहीं थे, धोखाधड़ी करोगे तो भी इसको नहीं मानते थे। क्लियर? ये जो भी आया ना बच्चों, ये जो भी आया ये 2000 से स्टार्ट हुआ है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को उठाइए। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सुपर कंप्यूटर के जनक बच्चों इंडिया में भी पूछा जाता है, तो ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक है। ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक है, इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक है, इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक है, सुपर कंप्यूटर के जनक है, ये जनक है, जनक है। क्लियर? जनक है। अब बच्चों दूसरा, विजय पांडुरंग भटकर, ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक है। अब बच्चों यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो सबको पता है सेम्यूर क्रे है, लेकिन एक ऑप्शन और है 1 2। तो बोरिस बेबियान, दोनों सुपर कंप्यूटर के जनक है। ये क्रे लेबोरेटरी में काम करते थे, किसके अंदर? क्रे लेबोरेटरी, क्रे लैब में दोनों ही काम करते थे बच्चों। तो सेमुर क्रे और बोरिस बेबियान, ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर के जनक है। तो बच्चों इसका आंसर बेस्ट होगा 1 2। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना बच्चों। कई बार ये दिक्कत आ जाती है, बच्चे बेबियान को देखते ही नहीं है और सेम्यूर क्रे को लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखिए बोरिस बेबियान ये भी सुपर कंप्यूटर के जनक है और सेम्यूर क्रे भी सुपर कंप्यूटर के जनक है। अगर दोनों है और ये ऑप्शन नहीं है तो फिर सेम्यूर क्रे देना है, क्योंकि बेस्ट आंसर भी आपको देना होता है। क्लियर? स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में नापी जाती है, बिल्कुल सही है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट, FLO, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्लियर? तो FL का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट, FL यानी फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट। O का मतलब है ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। P का मतलब है पर सेकेंड, पर सेकेंड। P का मतलब है पर और S का मतलब है सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। बच्चों याद रखिए अभी फ्रंटियर सबसे फास्ट है, दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मैंने खूब पढ़ा रखा है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करें। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। कौन सा है बच्चों? फ्रंटियर है, फ्रंटियर है। क्लियर? दूसरा, दूसरे नंबर पे फुजाकू है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? फुजाकू। और भारत का कौन सा है बता दीजिए अभी फटाफट, भारत का बता दीजिए, भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर आज की तारीख में कौन सा है? क्लियर है? देखिए दुनिया का तो कौन है? फ्रंटियर, फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। दूसरे नंबर पे फुजाकू है, फुजाकू है। अगर भारत की बात करें अपन तो भारत का एरावत है, ध्यान रखिए कौन है? एरावत, बिल्कुल सही है। एरावत अभी भारत का, एरावत, एरावत भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर आज की तारीख में, आज एग्जाम हो जाए तो। क्लियर है? सिद्धार्थ को पीछे कर दिया है। भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? कंप्यूटर है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एरावत रैंक 75 इन वर्ल्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसकी रैंक 75 भी है। क्लियर? आज की तारीख की बात है, सितंबर महीने में इसकी घोषणा हुई थी बच्चों। ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का फर्स्ट है और लगभग 500 पेटाफ्लॉप्स के आसपास। पेटाफ्लॉप्स के आगे पेटा वो लग रहा है, पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है बच्चों, और फुजाक्यू की स्पीड जस्ट आधी है इसकी। क्लियर? चलिए, और बढ़ती घटती रहती है, स्पीड के ऊपर मत जाना, है ना, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। एरावत अभी इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, एरावत। एरावत हाथी याद रखना, हाथी। क्लियर? एरावत हाथी होता है ना, इंद्र का था शायद, किसका था? हाँ, पहले कहानियां सुनते थे, एरावत हाथी आया, किसका था ये एरावत हाथी? है तो हाथी एरावत इंद्र का था शायद। अरे कहानियों में सुनते नहीं थे क्या? इंद्र का था, है ना? हाँ, मेरे को पता है, इंद्र थोड़ा खतरनाक आदमी था, बदमाश टाइप था थोड़ा। वो आता था एरावत पे, एरावत बहुत खतरनाक था। इंद्र का वाहन था, बिल्कुल, देवताओं का राजा है इंद्र। इज्जत कम है, लेकिन इंद्र की इज्जत कम है ना, इंद्र की इज्जत कम है। उसकी देवता जरूर है, देवताओं का राजा भी है, लेकिन थोड़ी दिक्कत है उसके साथ, थोड़ी दिक्कत रही है हमेशा ही, इसलिए इज्जत कम है उसकी। चलो बच्चों, कर रहने तो, अपन को क्या करना है उसकी इज्जत का, और था भी या नहीं था ये भी पता नहीं, होगा कोई आदमी होगा, चुलबुला टाइप आदमी होगा। चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो बता दीजिए एक बार फटाफट। सर टॉपिक से भटक रहे हैं। अरे हाँ लो भाई, अरे नाम तो खतरनाक है, नाम खतरनाक है। हमारे देवता तो आप हो। अरे क्यों दिल दुखा रहे हो बच्चों? एरावत आ गया अंत तक सामने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के जनक कौन है? तो बच्चों याद रखिए, ग्राम बेल। टेलीफोन का आविष्कार जिसने किया था वही ट्विस्टेड पेयर केबल का जनक भी है। ट्विस्टेड पेयर केबल के जनक कौन है? तो ग्राम बेल। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। ट्विस्टेड पेयर के अलावा नरेंद्र सिंह केपनी, इसने फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनाई थी, ये इंडिया का ही है। इसने फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनाई थी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, याद रखना। सॉरी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, शॉर्ट लिख दूं क्या मैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल किसने बनाई थी? तो बच्चों फाइबर ऑप्टिक्स केबल इसने बनाई थी, नरेंद्र सिंह केपनी। क्लियर? फाइबर ऑप्टिक्स केबल, एफओसी केबल किसने बनाई थी? इसने बनाई थी। क्लियर? तो ये याद रखना बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका कोएक्सल केबल का है, कोएक्सल केबल इसने बनाई थी। तीनों केबल वाले लोगों का ध्यान रखना, कोएक्सल केबल। तो वापस सुन लीजिए, ग्राम बेल ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि ये टेलीफोन लाइनों में यूज आते थे, आपको पता है, ग्राम बेल का नाम सुना होगा, ग्राम बेल। तो बच्चों वही है ग्राम बेल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल किसने बनाई थी? नरेंद्र सिंह केपनी। और हैवी साइड याद रखना, ओलिवर हैवी साइड, ये कोएक्सल केबल बनाने वाला व्यक्ति था। क्लियर? एक बार देखिए और आंसर दो, ये समझ में आ गया कि अंत तक। बच्चों ये क्वेश्चन है, एक बार एक क्वेश्चन आया था बच्चों, सुपर कंप्यूटर इंडिया में किसने बनाया था? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था, सीडेक ने बनाया था। और विजय पी भटकर बच्चों वो उसको लीड कर रहे थे, ये भी याद रखना। सीडेक की कई बार फुल फॉर्म आ गई, जो मैंने कई बार पढ़ा दी, कई बार ही पढ़ा दी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बच्चों ये तो किसका है? तो ये तो है ग्राम बेल, याद रखना, ट्विस्टेड पेयर केबल। केपनी किसका है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ओ लीवर जब भी आए, कोएक्सल केबल। और अगर ये पूछे मेरोनी, आप सबको पता है रेडियो वेव की खोज की थी इसने, रेडियो वेव का आविष्कारक था मेरोनी। तो ये तो आपने खूब पढ़ा है बचपन में, और ये भी खूब पढ़ा है बचपन में। रेडियो की खोज किसने की थी? मेरोनी।
और बच्चों ट्विस्टेड पेयर केबल की खोज किसने की? ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार भी इसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार भी इसने किया था। तो याद हो गया होगा। टेलीफोन बोलो, ट्विस्टेड पेयर केबल बोलो बच्चों, फाइबर ऑप्टिक्स केबल नरिंदर। ओलिवर ने कोएक्सल केबल की खोज की थी और बच्चों मेरोनी ने रेडियो वेव की खोज की थी। क्लियर? अब ये जो वर्ड है गुग्लियोमा, क्लियर, मेरोनी तो रेडियो वेव की खोज की थी। याद हो गया? एक बार कमेंट कर दो कि सर हम नहीं भूलेंगे। ग्राहम बेल नाम से ही पता चल रहा है कि यार टेलीफोन का आविष्कारक, अच्छा टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल, ठीक है। उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल काम आती थी पहले टेलीफोन लाइनों में, ठीक है बच्चों। फिर नरेंद्र सिंह कैपनी, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ गया। ओलिवर ये कोएक्सल केबल आ गया। और बच्चों मेरोनी रेडियो का आविष्कारक है, तो आप सबको पता है इसने रेडियो वेव की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट, कोएक्सल केबल के जनक कौन है? तो बच्चों कोएक्सल केबल के जनक ये है, ये आपको पता चली गया। ट्विस्टेड पेयर केबल के जनक है, ट्विस्टेड पेयर केबल के जनक है। ये किसके? फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जनक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जनक है, ऑप्टिक्स केबल के जनक है। ये रेडियो वेव के जनक है, रेडियो वेव के जनक है। रेडियो वेव आएगी तभी तो रेडियो बनेगा। और ये कोएक्सल केबल के जनक है, कोएक्सल केबल के जनक है, कोएक्सल केबल के जनक है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के जनक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कैपनिंग। नेक्स्ट चलिए, माइक्रोवेव के जनक कौन है? तो बच्चों माइक्रोवेव के जनक कौन है? ये तो रेडियो वेव के हैं, ये तो किसके हैं? रेडियो वेव के हैं, रेडियो वेव के। और ये इरिक्शन कौन था? जॉन इरिक्शन। और इरिक्शन, ये जॉन इरिक्शन और हर्सेल। बच्चों माइक्रोवेव डेवलप की थी इसने, ये माइक्रोवेव के जनक है। माइक्रोवेव रट लो इसको, माइक्रोवेव के जनक है स्पेंसर। क्लियर? ये याद रख लेना, ये पॉइंट आप याद रख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है। पार्ची, ठीक है। एक बार कमेंट करो हाँ सर समझ में आ गया, हमको इसको रटना है। देखो रेडियो वेव का तो मारो नहीं हो गया और इसका हो गया, पार्ची हो गया। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ये 3-4 वर्ड याद रख लीजिए। मेरोनी, रेडियो वेव। वेव कौन कौन सी है ये आप सबको पता है। तो वेव कौन कौन सी है? इंफ्रारेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के जनक कौन है? तो ये इंफ्रारेड के जनक है। क्लियर है? हर्सेल, विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल। फिर कौन है बच्चों? फिर आपका है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव वेव है जो डेटा कम्युनिकेशन में काम आती है, उसका याद रखना, पार्सी। क्लियर? फिर इसके बाद कौन सा? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का कौन है? मार्कोनी, ये याद रखना। इरिक्शन किसका है? तो ये मॉनिटर, मॉनिटर के आविष्कारक है। क्लियर? इरिक्शन किसका आविष्कारक है? मॉनिटर, मॉनिटर के आविष्कारक है। क्लियर? इंफ्रारेड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अजय सिंह। हर्सेल, इंफ्रारेड, बिल्कुल सही है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। विलियम हर्सेल, इंफ्रारेड। अब बच्चों को रटोगे कैसे, ये दिमाग में रख लेना कि वेव 3 है। तो रेडियो का तो आपको पता चल गया कि रेडियो का तो कौन है? मेरोनी, ठीक है। माइक्रोवेव का आपका प्राची है और इंफ्रारेड का आपका क्या है? विलियम हर्सेल है। अब कैसे भी करना है। जॉन एरिक्सन किसका है? मॉनिटर का, मॉनिटर बनाने वाला व्यक्ति है। मॉनिटर के जनक कौन है? जॉन एरिक्सन, ये रट लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। सीडी के जनक कौन है? तो सीडी के जनक कौन है? जॉन एरिक्सन तो मॉनिटर के हैं, ये किसके? मॉनिटर के हैं। तो मॉनिटर किसने बनाया था? जॉन एरिक्सन। सीडी के जनक कौन है? तो जेम्स रूसेल, ये सीडी के जनक है, सीडी के जनक है जेम्स रूसेल। क्लियर बच्चों? याद हो जाना चाहिए। वेब डिजायर कह रहा है सर फर्स्ट, ये पहले वाले का आंसर है क्या? मॉनिटर के जॉन एरिक्सन, ये रट लेना बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आया। मॉनिटर को डेवलप किसने किया था? तो जॉन एरिक्सन। तो याद रखना बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सीडी के जनक कौन है? जेम्स रूसेल, सीडी के जनक है, ठीक है।
और याद रखना जॉनसन के ऊपर आए, रेनोल्ड जॉनसन, तो ये हार्ड डिस्क के जनक है। हार्ड डिस्क होती है ना एचडीडी, जिसको बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो रेनोल्ड जॉनसन ये इसके जनक है। ये किसके जनक है? इरिक्सन मॉनिटर के जनक है, मॉनिटर के जनक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सीडी के जनक कौन है? तो रूसेल, ये रूसेल सीडी के जनक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर? तो ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड जॉनसन किसके जनक है? तो ये हार्ड डिस्क के जनक है, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क के जनक है। क्लियर बच्चों? जो घूमने वाली हार्ड डिस्क है, जॉन इरिक्सन मॉनिटर के। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हार्ड डिस्क के जनक कौन है? तो रेनॉल्ड जॉनसन, ये याद रख लेना, 2-3 बार हो चुका है। ये मॉनिटर के हैं, ये मॉनिटर के, ये मॉनिटर के, और ये किसके हैं बच्चों? आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के हैं, यानी रेनॉल्ड जॉनसन मतलब हार्ड डिस्क, और इरिक्सन मॉनिटर। क्लियर है? चलिए, और सीडी के कौन है? रूसेल। याद रखिए, इन वर्ड को याद रखिए आप, और कोई इलाज नहीं है। फ्लॉपी डिस्क आईबीएम ने बनाई थी बच्चों, किसने बनाई थी? आईबीएम ने बनाई थी, आईबीएम कंपनी ने बनाई थी फ्लॉपी डिस्क। एक बार कमेंट कर दो सब कि हाँ सर अभी तक के क्वेश्चन तो क्लियर है। यहां तक में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ जी बच्चों, रेनॉल्ड जॉनसन ने हार्ड डिस्क बनाई थी 1956 में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हार्ड डिस्क बनी थी 1956 में, ये याद रखिए। हार्ड डिस्क के जनक कौन है? रेनॉल्ड जॉनसन। और फ्लॉपी किसने बनाई थी? तो आईबीएम ने बनाई थी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्यूआर के जनक कौन है? क्यूआर के जनक कौन है? तो बच्चों कौन है? तो हरा। क्लियर? तो माशेरा हेरा, मासेरा हरा, ये याद रखना बच्चों। तो ऐसे याद रख लेना, क्यूआर कोड हरा ने बनाया था, बस इतना सा याद रखिए। क्लियर? क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स। पूरा का पूरा क्यूआर कोड मैंने पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना बच्चों। जब मैंने स्कैनर पढ़ाया था तो पूरा क्यूआर कोड पढ़ा दिया था। क्विक रेस्पॉन्स बार कोड की जगह आ रहा है, ये बार कोड के प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। क्यूआर कोड बच्चों हर चीज का बन सकता है, एक फैसिलिटी है, और बच्चों स्पीड से काम करता है, क्विक रेस्पॉन्स। क्लियर? तो ये याद रखना, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्यूआर कोड के जनक कौन है? तो बच्चों मासेरा हरा, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। ईमेल का जनक किसको माना जाता है? तो ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल का जनक किसको माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। रेनॉल्ड जॉनसन इसको हार्ड डिस्क का जनक माना जाता है, इसको मॉनिटर का जनक माना जाता है, मॉनिटर का जनक माना जाता है। और ये कौन है? रुस्टेल कौन है? एक बार बताइए, जेम्स रुस्टेल ने किसकी खोज की थी? क्यों हारा, क्यों हारा, बिल्कुल सही है। एक बार मेरे को ये बता दीजिए, रुस्टेल कहीं आता है क्या कहीं पर? रुस्टेल, रुस्टेल, जेम्स रुस्टेल, जेम्स रुस्टेल, जेम्स रुस्टेल आया था क्या बच्चों कहीं पर? देखिए, जेम्स रूसेल सीडी का आया था, याद आ रहा है तुम्हारे? आगे चला गया कहीं पर जेम्स, जेम्स रूसेल, याद रखना, ये किसका है? सीडी का। क्लियर? ये सीडी का है, ये किसका है? सीडी का है। ये किसका है? मॉनिटर का है, बार बार याद करवा रहा हूं। ये किसका है? हार्ड डिस्क का है। ये किसका है? क्यूआर कोड का। ठीक है, ये मेरे हिसाब से क्लियर। तो ये रूसेल है, ये रूसेल है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, एचटीएमएल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो टिम बर्नर्स ली। क्लियर बच्चों? एचटीएमएल को किसने डिजाइन किया है बच्चों? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं।
केबल को मत छेड़ना, नो सिग्नल आ रहा है बार बार। एक मिनट रुक बच्चों, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कीजिए, कुछ सिग्नल की दिक्कत हुई है। होता है, दूर से पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है। सही है, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली HTML भी इसने डेवलप किया था बच्चों। एक www के ऊपर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वेब ब्राउजर भी इसने बनाया था। www का जो कंसेप्ट है वो भी इसने दिया था, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेज। कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेज का कंसेप्ट 1989 में आया था। कई बार ये आ जाता है जो www लिखते हैं अपन किसी भी डोमेन URL के आगे, ये www का कंसेप्ट कब आया था? तो 1989 में आया था। ये क्या कह रहा है दुनिया की, मैंने पूरा पढ़ा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जरूर देखिएगा। और मैंने www के ऊपर आपको पूरी रिसर्च करवाई कि www तो 1 मिनट रुकना है ना, कुछ सिग्नल लॉस्ट हो रहा है, मैं सही कर देता हूं उसको। अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई केबल हिल रही थी। सिग्नल लॉस्ट, ठीक है, नो सिग्नल, ओके सर, ठीक है। तो बच्चों ये www के ऊपर मैंने खूब सारी रिसर्च की थी, ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। जो www फर्स्ट ब्राउजर भी था बच्चों, इसका बाद में नाम नेक्सस रख दिया गया, नेक्सस रख दिया गया। क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। HTML जो लैंग्वेज थी वो भी टिम बर्नर्स-ली नहीं बनाई थी। क्लियर बच्चों, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये क्या है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज होती है, क्रिएट करने के लिए। क्लियर है, फिर बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बता रखा है, एक बार जरूर देखना। क्लियर, आज एक बार कमेंट कर दो, अभी तक का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? फिर अपन कुछ वेब पोर्टल भी लेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीच बीच में मैं ये चीजें इसलिए पढ़ाता रहूंगा आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐप में, पोर्टल में कोई चीजें रह गई है तो उन सबको कवर करते चलेंगे अपन। 2024 में छोड़ना कुछ भी नहीं है। HTML को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT का ही पार्ट है, टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। व्यूम-ली ने CSS को डेवलप किया था। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सेट, जो HTML में वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं उनको स्टाइल देने के लिए, उनको और अच्छा फिनिशिंग देने के लिए CSS, तो CSS व्यूम-ली ने डेवलप की थी। टिम बर्नर्स-ली हो गया। डेनिस रिची ने C को डेवलप किया था। ये डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया था। CSS, टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डेवलप किया था, HTML को डेवलप किया था। क्लियर। और बच्चों बॉस के लिए बता दीजिए, जॉन बॉस, इसने क्या डेवलप किया था? तो ये भी पॉइंट हो ही जाएगा, इसको क्यों छोड़ते हैं? तो सर्च करके बता दीजिए, बॉस, जॉन बॉस, ये कौन है? जॉन बॉस कौन है? तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर जॉन बॉस कौन है इसका पता कीजिए फटाफट। जॉन बॉस कौन है पता कीजिए। व्यूम-ली के ऊपर क्वेश्चन आया, अगर आपको पता हो तो। व्यूम-ली के ऊपर क्वेश्चन आया, तो बच्चों जॉन बॉस के याद रखना, इसने XML डेवलप किया था। XML क्या होता है? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर, तो ये याद रखना। सी बर्नर्स-ली ने HTML, और बच्चों व्यूम-ली ने CSS, और जॉन बॉस्क ने एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है XML। क्लियर, अचानक मेरे याद आ गया ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, तो बॉस्क एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। XML, सेमी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरेज पर्पज। ऐसे नहीं बोल के ये बोल सकते हो आप, मार्कअप लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली मार्कअप, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आ गया बच्चों? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज है मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज है ना, देखिए दो चीज है, एक तो HTML है जिसमें बने बनाए टेक्स्ट होते हैं और आपको उसी को यूज करना होता है।
और एक बच्चों वो है जिसमें आप अपने टैग बना सकते हो। तो वो जो सुविधा है वो XML के अंदर है। बस इतना सा समझो, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। HTML में बने बनाए टैग को आपको यूज करना पड़ता है। क्लियर है क्या ये दोनों वर्ड? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML? तो HTML से ज्यादा टैग किसके अंदर है? XML के अंदर है। और ज्यादा टैग यूजर अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकता है और उनकी कोडिंग भी कर सकता है। HTML में जितने भी टैग है उनकी पहले से प्री डिफाइंड कोडिंग है, आप उनकी कोडिंग को बदल नहीं सकते, अपने खुद के टैग क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन XML में आपको कोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अपने टैग, आपका टैग क्या काम करेगा ये आप वहां पर लिख सकते हैं और अपने टैग क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा था XML यूजर डिफाइंड टैग है। नहीं नहीं, हाँ यूजर डिफाइंड टैग XML बिल्कुल सही है वत्सन। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइन कर सकता है XML के अंदर टैग को, लेकिन HTML में जितने भी टैग है बच्चों वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। कौन बना के गया? टिम बर्नर्स-ली बना के गया। आप उनसे छेड़खानी नहीं कर सकते, यूजर नहीं बना सकता, पहले से ही उस लैंग्वेज के अंदर है। क्लियर? बार्डन इच, अरे वेरी गुड, जावा स्क्रिप्ट इच, ये भी याद रखना। जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट कौन है? बार्डन इच, इच याद रखना बच्चों। बार्डन इच, अरे सब पढ़ा रखा है मैंने एक एक चीज। जिसने मेरा कोर्स और रिवीजन कर लिया और 100% आएगा वो देख लिया और 2024 और देख लिया, कोई टाल ही नहीं सकता उसकी नौकरी। सब पढ़ा दिया जाएगा 2024 के कंटेंट में। बार्डन इच जावा स्क्रिप्ट। मार्कअप मीन्स द वे यू कैन स्ट्रक्चर और फॉर्मेट कंटेंट। रामपारी की रटी रटाई डेफिनेशन है। मार्कअप का मतलब है, मार्कअप का मतलब है आपकी स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। मार्कअप का मतलब ढांचा होता है, बस इतना से ध्यान रखिए। मेरी बॉडी में से सब कुछ हटा दो तो मैं वो नहीं दिखता हड्डियों जैसा, बस वही मार्कअप है बच्चों। तो जो ढांचा बनाया जाता है वही वही स्केलन ढांचा। समझ में आ गया? जेम्स गोसलिंग जावा, वेरी गुड, जेम्स गोसलिंग जावा के हैं और विंजान स्ट्रोसिस्टफ C++ के हैं। लिख देता हूं मैं। तो बच्चों ये तो किसका है? CSS का है। टिम बर्नर्स-ली HTML का है। डेनिस रिची C से रिलेटेड है और ये XML से रिलेटेड है। क्लियर? यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर जावा के भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल जावा का पूछ सकता है और आया भी, ये पूछ क्या सकता है। जेम्स गोसलिंग कई बार आ चुका है, जेम्स गोसलिंग। क्लियर? C++ का कौन है? बिजाने स्ट्रोसिस्टफ, कई बार आ चुका है। बिजाने, बिजाने स्ट्रोसिस्टफ। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है बच्चों, रट्टी रटाई नहीं है मेरे। स्ट्रोसिस्टफ। क्लियर? तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। XML के जनक कौन है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। तो जॉन बॉस्क XML के जनक है, XML के जनक है। ये C के जनक है बच्चों। टिम बर्नर्स-ली HTML लैंग्वेज के जनक है और बच्चों व्यूम ली CSS के जनक है। क्लियर? तो ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हो। मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। जीमेल के जनक कौन है? पॉल पुचेट। याद रखना बच्चों, ये किसके जनक है? ये जीमेल के जनक है, जीमेल। और ये कई बार आया है बच्चों, याद रखना। बॉक्स XML के जनक है, XML के जनक है। अजय भट्ट, ये बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस USB के जनक है, USB इन्होंने बनाया था। सबीर भाटिया बच्चों, ये हॉटमेल के जनक है। हॉटमेल, हॉटमेल, हॉटमेल जो मेल फैसिलिटी थी वो सबीर भाटिया ने बनाई थी। क्लियर? हॉटमेल, हॉटमेल का दूसरा नाम क्या है बताइए? हॉटमेल, हॉटमेल का दूसरा नाम क्या है? हॉटमेल का आज की तारीख में नाम क्या है बता दीजिए मेरे को। मैंने खूब पढ़ा है, अगर तुमने ध्यान दिया है तो। हॉटमेल का आउटलुक, वेरी गुड। हॉटमेल ही बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था, आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था और इसी का दूसरा नाम पड़ गया आउटलुक। क्लियर? आउटलुक। आगे बच्चों समझ में? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। USB के जनक कौन है? अजय भट्ट। अजय भट्ट है, ध्यान रखना। टेनिस रिची C के, टिम बर्नर्स-ली HTML के। बच्चों IBM के संस्थापक हरमन ओल्ड्रिथ है। हरमन ओल्ड्रिथ, हरमन ओल्ड्रिथ, ओल्ड्रिथ, ओल्ड्रिथ। क्लियर? ये कब बनी थी कंपनी IBM? तो 1927 के आसपास बनी थी, और चेक कर लेना। क्लियर? एक बार कंफर्म करो, IBM 1927 की है ना।
एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चों, इतना वो करते हैं तो। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वेरी गुड। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म है, बच्चा बोल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब ये तो याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार आ चुकी है बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन आईबीएम का संस्थापक हरमन ओलरिच है, जिसने पंच कार्ड बनाया था बच्चों। टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी 1911 में तो इसका नाम अलग था। 1911 में टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इसका नाम था। टेबुलेटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, रिकॉर्डिंग कंपनी, रिकॉर्डिंग कंपनी इसका नाम था, पुराना नाम था ये आईबीएम का। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और 1911 में ये बनी थी, बाद में इसका नामकरण कर दिया था। 1924 में रीनेम आईबीएम हुआ, 1924 में हुआ था, है ना। अरविंद कृष्णा सीईओ ऑफ आईबीएम, बिल्कुल सही है, एट ए टाइम। तो बच्चों ये 1924 का लेना, आईबीएम का नया नाम आईबीएम 1924 है ना, ये 27 की जगह क्या है 24। आईबीएम नाम पड़ा था इसी कंपनी का, इसी कंपनी का नाम पड़ा था टेबुलेटिंग। अरविंद कृष्णा इसके सीईओ है, अरविंद कृष्णा इसके सीईओ है, कृष्णा इसके सीईओ है, कृष्णा इसके सीईओ है, किसके, आईबीएम के सीईओ है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, क्लियर। 1924 सर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, 27 नहीं 24 है। फादर ऑफ एट द रेट, वही रेट टॉमलिंसन। विजय भट्ट कुछ है नहीं, जॉनसन बनर्सली सी का ही, एचटीएमएल का ही, टिम बनर्सली एचटीएमएल का ही, क्लियर। किसका है, एचटीएमएल, ठीक है। और ये जॉन हेनली किसका है, ये पता करो। फादर ऑफ एट द रेट, तो टॉमलिंसन नहीं दिया था। रे टॉमलिंसन बच्चों, मेल, ईमेल, ईमेल के जनक, ईमेल के जनक भी कौन है, रे टॉमलिंसन है। तो ईमेल वही देगा जो एट द रेट का कंसेप्ट देगा, क्लियर। और इसने बोला इधर यूजर नेम होता है, इधर डोमेन नेम होता है, यूजर नेम होता है, इधर यूजर नेम होता है, इधर डोमेन नेम होता है, क्लियर। डोमेन नेम होता है, ये कंसेप्ट दिया था उसने कि एट द रेट के इधर तो यूजर नेम होगा, उधर डोमेन नेम होगा, क्लियर है बच्चों। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आज के क्वेश्चन, फर्स्ट ईमेल कंसेप्ट, शिव अदुरई, शिवा अदुरई, बिल्कुल ईमेल का फर्स्ट कंसेप्ट शिवा अदुरई। 1972 में इसकी खोज हुई थी, एट द रेट की, बिल्कुल सही है। 1972 में एट द रेट की खोज की थी। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ईमेल किसने दिया था, एक बच्चा कह रहा था ईमेल के जनक पूछे तो रे टॉमलिंसन। और पहला कंसेप्ट किसने दिया था, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ईमेल, ईमेल किसका है, तो शिवा अदुरई, शिवा अदुरई, क्लियर। अदुरई स्पेलिंग देख लेना, शिवा अदुरई, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इंडियन था। अब बच्चों अपन आ जाइए यूपीएस इन्वेंटर, बिल्कुल। यूपीएस किसने बनाया था, तो यूपीएस बनाया था बच्चों जॉन हेनली, इसने यूपीएस बनाया था, इसने यूपीएस बनाया था, जॉन हेनली। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बच्चों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्लियर। वो डेटा को सेव करना होता है, तो उसके लिए आज थोड़ा सिग्नल दिक्कत कर रहा है, तो कर लेंगे आगे की क्लास। लेकिन अभी आपकी क्लियर हो जाना चाहिए, जॉन हेनली ये यूपीएस इन्वेंटर है। यूपीएस क्या करता है, तो आप सबको पता है यूपीएस का क्या काम है, कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो और लाइट जा रही है बार बार, तो बच्चों डेटा को सेव करने के लिए यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्लियर है। चलिए कल आगे बढ़ेंगे बच्चों, लगभग 8 से 10 क्लास में मैं सारे खत्म कर दूंगा। मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी, थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी, थोड़ा आपको एमसीक्यू करवाता रहूंगा। ये तभी तैयार होगा, बाकी ऐसे तैयार नहीं होगा, क्लियर। धन्यवाद, कल मिलते हैं वही 2 बजे। सब पढ़ो बच्चों, सब पढ़ो, कुछ भी छोड़ने का नहीं है इसमें। ऐसा कहा है कि ये राजस्थान में आता है, सभी में काम आता है, क्लियर। अभी तो सिग्नल इंटरप्ट हो रहा है, हाँ थोड़ा सा आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। क्रेश कोर्स लाइव, अरे यही क्रेश कोर्स है, वो तो नया बैच ऑफलाइन बना है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। सुनो, अगर सिग्नल सही रहा तो मैं थोड़ी देर में क्लास ले सकता हूँ, है ना? मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, फिर नई क्लास स्टार्ट कर देंगे, तैयार रहना आप। 3:40 हो रहा है ना अभी, तो 4 बजे तक कर देंगे अपन, 4 बजे तक वापस से स्टार्ट कर देंगे, है ना? 4 बजे तक वापस से स्टार्ट कर देंगे ताकि आगे की थ्योरी कंप्लीट करा देंगे 1 घंटे में। ठीक है।